Hi. Sometimes the smallest step in the right direction ends up being the biggest step of your life. Today is 29th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं 8th सेंचुरी राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण वन ने बिल्ड किया कैलाशनाथ टेम्पल 1955 में आया था एसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट गोपति टर्म है राजा के लिए जो यूज़ होता था अर्ली वैदिक एरा में जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने फाउंड किया था विकिपीडिया वरामीर ने लिखा है पंच सिद्धांतिका नवाब सिराजुद्दौला लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल हैं आज के सवाल हैं द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है किस स्टेट में दमदमा लेक लोकेटेड है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व अभी न्यूज़ में है दिस इज लोकेटेड इन विच स्टेट 9th मेंबर क्या है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा रिसेंटली What is the total fertility rate which is required to just replace the world's existing population? Total fertility rate का नंबर क्या होना चाहिए? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है enigmatic मतलब रहस्यपूर्ण difficult to interpret और understand mysterious है airy silence है strange और frightening assiduous का मतलब मेहनती showing great care and perseverance नगेटरी मतलब नो वैल्यू और इम्पॉर्टेंस यूबिक्यूटस मतलब होता है प्रेजेंट अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर सो दीज आर वोकेबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं बैन ऑन बर्स्टिंग सेल ऑफ फायर क्रैकर्स अप टू जनवरी 1 दिल्ली में देन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैंपेन है अक्टूबर 2 से मैनी रिवर्स इन स्पेट कहाँ पर आंध्र प्रदेश में फ्लडिंग आज हम जानेंगे फ्लडिंग की कैटेगरीज कॉजेज और इंडिया में क्यों फ्लड इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है फ्लड मैनेजमेंट देन इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है ह्यूज होती है हैम्पर करती है प्रोग्रेस टैकलिंग द माओइस्ट एडिटोरियल है आज का नो क्लियर विनर इन जर्मन इलेक्शंस हाउ टू ग्रीज द व्हील्स ऑफ जस्टिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें अगेन रमन्ना साहब ने कुछ पॉइंटर्स बताए हैं कि जो जस्टिस है इंडियन जुडिशरी उसमें कैसे रिवैम्प करना चाहिए देन इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस ब्यूरोक्रेसी का डिजिटल चैलेंज ब्यूरोक्रेसी और सोशल मीडिया ब्रीदिंग अनहेल्दी एयर टारगेट एंड अचीवमेंट रिन्यूएबल्स देन डबल डिजिट ग्रोथ OFB का फाइनली डिसोल्यूशन के ऑर्डर आ गए हैं ICMR स्कूल्स ओपन करना है एंड दिस इज जेड मोर टनल आज ये मैप है एशियन का एशियन कंट्रीज दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट विल हैव अ टॉक दिस इज CSET solutions and certain questions so we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes our reference material is this The Hindu and this is Indian Express both are Delhi edition तो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का फ्रंट पेज में मोस्टली आज सारी न्यूज़ पॉलिटिकल है पॉलिटिकल लेट अस कम टू पेज नंबर 2 यहाँ न्यूज़ है बैन ऑन बर्स्टिंग सेल ऑफ फायर क्रैकर्स अप टू जनवरी 1 ये जो फटाके होते हैं इन पे बैन लग रहा है बैन कब तक लग रहा है जनवरी 1 तक लग रहा है क्यों बिकॉज क्रैकर्स से होता है एयर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन से होती है रेस्पिरेटरी डिसीजेज अभी पॉसिबिलिटी है अनदर सर्ज ऑफ कोविड-19 थर्ड वेव आ सकती है लार्ज स्केल सेलिब्रेशन होगा फायर क्रैकर्स का तो इससे एग्लोमरेशन ऑफ पीपल भी होगा सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म भी होगा फॉलो नहीं होगा और साथ ही साथ होगा एयर पॉल्यूशन और इन सब का कल्मिनेशन होगा हेल्थ इश्यूज डिटीरियोरेट होंगे हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आएंगे रेस्पिरेटरी डिसीजेज ज़्यादा आएंगी सो इसका एक ब्लैंकेट बैन सॉल्यूशन निकाला है कि फायर क्रैकर्स का सेल ही बंद कर दो अप टू जनवरी 1 टॉक्सिक एयर इज़ डेंजरस ड्यूरिंग पैंडमिक अब ये जो मुद्दा है ना फायर क्रैकर का इसके दो पहलू हैं एक तो पॉल्यूशन दूसरा इकोनॉमी फायर क्रैकर से पॉल्यूशन होता है देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट बट फायर क्रैकर इंडस्ट्री एक ह्यूज इंडस्ट्री है जिसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है फायर क्रैकर अगर बंद करते हैं तो इकोनॉमी हिट होती है एम्प्लॉयमेंट हिट होता है सो आइडियल वे ये होना चाहिए कि हम ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करें सो दैट इकोनॉमी भी इम्पैक्ट नहीं हो और पॉल्यूशन को भी हम कंट्रोल करें सेकेंड
फायर क्रैकर जब भी हम बैन करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्ट होता है। दिल्ली में बैन कर देंगे अपन सेल, बट गुड़गांव, नोएडा, कहीं ना कहीं से फायर क्रैकर दिल्ली में आ ही जाएंगे। तो इससे तो जो पर्पज़ है वो भी सॉल्व नहीं हुआ और इकोनॉमी भी हिट हो गई। तो इम्प्लीमेंटेशन हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? द वे फॉरवर्ड शुड बी कि एक मिडिल वे कैसे निकालें, ऑल्टरनेटिव्स कैसे निकालें, जैसे ग्रीन क्रैकर्स करके टर्म था। सो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। या फिर लोगों में ही मोरल उनसे अपील करें कि एक सिंबॉलिक फायर क्रैकर ही वो यूज़ करें, सिंबॉलिक, नॉट मास स्केल। ये कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिससे पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो और इकोनॉमी भी इम्पैक्ट नहीं हो। प्लस जो लोग इकोनॉमी में, जो फायर क्रैकर इंडस्ट्री में है, क्यों ना उनको ऑल्टरनेट कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि ये इकोनॉमी का ही रिप्लेसमेंट हो जाए, तो इकोनॉमी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये आगे का तरीका होना चाहिए कि हम ऐसा कोई सॉल्यूशन फाइंड करें कि पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो और इकोनॉमी भी इम्पैक्ट नहीं हो। बिकॉज जो रेस्पिरेटरी डिसीजेज है ये भी एक ट्रुथ है, रियलिटी है। देन दिस न्यूज़, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैंपेन अक्टूबर 2 से है। दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवेयरनेस कैंपेन। जब भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अवेयरनेस, जागरूकता। तो ये असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिल्ली के पास में है। तो यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवेयरनेस कैंपेन है। लाइक पीपल शुड बी अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज़, देयर राइट्स, कि वाइल्ड लाइफ क्यों इम्पॉर्टेंट है, को एग्जिस्टेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड एज अ नॉर्मल सिटीजन उनके क्या ड्यूटीज़ होती है। देन दिस इज नेक्स्ट वन। यहाँ पर है मैनी रिवर्स इन स्पेट इन आंध्रा में बाढ़ जैसी सिचुएशन है। रिवर, बिकॉज सितंबर में रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुआ। सितंबर में रेनफॉल का टेम्पोरल और स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बुरी तरह मिसमैच हो गया है। अगस्त में बारिश नहीं गिरी और सारा बारिश अभी सितंबर में हो रहा है। तो इससे क्या होता है, फ्लड जैसे क्राइसिस आते हैं। इनकमिंग इज मोर देन आउटगोइंग, मतलब वाटर इन तो हो रहा है बट एग्जिट नहीं हो रहा। सो दिस क्रिएट्स हैवॉक। तो वाटर वर्ड, अक्सर ऐसे सीन भी देखने को मिलते हैं कि पीपल गो टू दिस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे पानी है, फिशिंग एट्सेट्रा, टूरिस्ट, इधर एक्सीडेंट्स भी होते हैं। स्पेशली ये सेल्फी के चक्कर में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वी शुड बी केयरफुल। और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी ऐसे पिकनिक या टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे यू शुड मेक सम अरेंजमेंट कि जो एक्सीडेंट्स हैं उसको स्टॉप किया जा सके। लाइक कोई बैरियर हो या फिर वहाँ पे कोई पुलिस गार्ड वगैरह हो जो लोगों को एक चेक करे, मॉनिटर करे। फ्लड अगर अचानक से पानी डैम से रिलीज होता है तो डिज़ास्टर हो जाता है, तो वहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, नॉलेज शेयरिंग हो, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है फ्लड का दिस एस्पेक्ट। इंडिया में एजेंसीज है आईएमडी, एनडीएमए और सेंट्रल वाटर कमीशन। ये एजेंसीज हैं फ्लड कंट्रोल का। फ्लड को देखें तो ब्रॉड कैटेगरी होती है कोस्टल फ्लड जो तटीय क्षेत्र में आता है, फ्लैश फ्लड अचानक बहुत बारिश हुई और पानी फ्लडिंग हो गया, फ्लैश फ्लड। अर्बन फ्लड होता है शहरों में, बिकॉज शहरों में जो एग्जिट है वो ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ बिल्डिंग्स, अनप्लैंड कंस्ट्रक्शंस। तो अर्बन फ्लडिंग होती है जैसे दिल्ली में, मुंबई में, लाइक दैट अर्बन फ्लडिंग। फिर रिवर और फ्लूवियल फ्लड है, रिवर में ज़्यादा पानी आ गया, बैंक्स तोड़ के वो बाहर निकल जाएगा, अक्सर बिहार में इस टाइप का फ्लड आता है। पॉन्डिंग या फिर प्लूवियल फ्लडिंग। एक और फ्लडिंग होता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट टाइप का, हमने देखा था अचानक दिस ग्लेशियल लेक बर्स्ट हुआ हिमालयन रीजन में, बहुत तेज़ी से पानी आया और फ्लडिंग हो गया, जैसे अभी चामोली डिजास्टर में था। फ्लड का मतलब यही होता है कि इनकमिंग वाटर इज मोर देन आउटगोइंग वाटर और इससे पानी की भराव की स्थिति पैदा हो गई है, दैट इज फ्लड। फ्लड्स इन इंडिया एक बहुत बड़ा कॉज है because inadequate capacity within the banks of the river to contain the high flows brought down from the upper catchment due to heavy rainfall। जैसे ये रिवर है, ये रिवर के एम्बैंकमेंट्स हैं, ये एम्बैंकमेंट्स हैं। एम्बैंकमेंट्स क्या करते हैं, पानी को इसी डायरेक्शन में कंटेन करके रखते हैं। रिवर का अगर बेड है वो शैलो हो रहा है वगैरह, तो पानी को कंटेन करने की कैपेसिटी रिवर की कम हो जाती है। तो जो पानी एक्स्ट्रा आता है वो रिवर के बैंक को तोड़ के ऐसे आसपास बहने लग जाता है, तो इससे फ्लडिंग होती है। एक रीज़न ये भी है कि जो रिवर का फ्लड प्लेन है वहाँ पे एनक्रोचमेंट, पॉपुलेशन ज़्यादा है, फ्लड प्लेन पे बिल्डिंग्स बन गई तो पानी कहाँ जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लड्स इन द ट्रिब्यूटरीज एंड इट्स मेन रिवर्स, कई बार डैम्स बनाते हैं, अगर वहाँ पर डैम से पानी तुरंत रिलीज़ कर दिया विदाउट प्लानिंग किया, यूजुअली ग्रेजुअली रिलीज़ करते हैं, बट अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं हुआ तो ऑल ऑफ अ सडन वाटर रिलीज करना पड़ेगा और फ्लडिंग होगा। कुछ पार्ट्स में कोस्टल एरिया जैसे
उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, यहाँ आते हैं साइक्लोन। साइक्लोन से भी वाटर इनंडेशन होता है, हैवी रेनफॉल लीडिंग टू फ्लडिंग। अनप्लैंड ग्रोथ है अर्बन एरियाज़ में, ये भी शहरों की दिक्कतें हैं कि शहरों में अनप्लैंड ग्रोथ है, एग्जिट नहीं हो पा रहा है। फ्लडिंग से इरोजन होता है। इरोजन क्या होता है? मिट्टी के ऊपर की जो परत है सॉइल, इसका बह जाना बिकॉज ऑफ वाटर। इससे जो सॉइल है फर्टिलिटी वो कम होगी, और ये जो पानी ऊपर की जो परत बहा के ले जा रहा है मिट्टी की, इस मिट्टी से क्या होगा? सिल्ट बनेगा, ये कहीं और जाके डिपॉजिट होगा। तो इससे जो रिवर की जो डेप्थ होनी चाहिए ना, डेप्थ धीरे धीरे शैलो होती जाती है। डेप्थ शैलो होगी तो अगेन रिवर का वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, और फिर पानी उथली रिवर होगी, पानी बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, कॉजेज हैं जिससे फ्लड्स इंडिया में आते हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज नेटवर्क नहीं है इस शहरों में, दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न। जैसे मुंबई है, मुंबई वैसे ही लो लाइंग है, इसका सी लेवल डेप्थ, सी लेवल हाइट ज़्यादा है नहीं, 15-16 मीटर ही है। तो ड्रेनेज वैसे ही डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, पॉपुलेशन बढ़ गई और ड्रेनेज सिस्टम अकॉर्डिंगली अपग्रेड नहीं किया, तो पानी का निकासी नहीं होता, ड्रेनेज नहीं होता। वाटर बॉडीज़ जैसे डैम्स हुए या फिर लेक्स हुए, ये एक्ट एज अ बफर करता है। बहुत सारा पानी आया तो ये स्टोर कर लेगा, फिर धीरे धीरे रिलीज़ करेगा, इससे फ्लड नहीं होगा। बट जो लेक्स वगैरह है वहाँ पे भी एनक्रोचमेंट हो गया, वाटर बॉडीज डाइंग, वाटर बॉडी, लेक, पॉन्ड, इंफ्रा, वेस्ट डिस्पोजल, तो एग्जिट नहीं हो पा रहा है। गार्बेज डाल देते हैं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हैवी रेनफॉल हो रहा है। लैंड पॉलिसी जो इंडिया की है कि जो नेचुरल रिवर वाटर ड्रेनेज का सिस्टम है वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो द रीज़न फॉर पुअर लैंड पॉलिसी, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कुछ भी हो सकता है। ये सब चीज़ें अर्बन प्लानिंग में आती है। द पॉइंट इज, इनकमिंग जो रेनफॉल है उसको हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो एग्जिट है वहाँ हम ह्यूमन एडवांसमेंट्स, ह्यूमन टेक्नोलॉजी, प्लानिंग, गवर्नेंस फिट कर सकते हैं, और जो करना चाहिए लैंड यूज पॉलिसी। बिकॉज जो फ्लड होता है ना, फ्लड अगर आप देखो इस एरिया में, बंगाल, बिहार, इधर, इसका ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, इकोनॉमिक सेटबैक होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होता, और ये हैम्पर करता है प्रोग्रेस। So prepare a note on the natural disaster called floods. Highlight the socio-economic cost of recurring floods. जैसे तुरंत हर साल लाइक अ क्लॉकवर्क फ्लड्स आ रहे हैं, तो इसकी सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी? सोशो इकोनॉमिक। और फिर आखिर में एक प्रिवेंटिव मेजर भी बताइए, सम प्रिवेंटिव मेजर्स। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एडिटोरियल है, टैकलिंग द माओइस्ट। माओइस्ट को कैसे टैकल करें? माओइस्ट को टैकल करने का बेस्ट स्ट्रेटजी है कि इस आइडियोलॉजी को ही डिफीट करें। इंसर्जेंसी हैज़ वीकन बट इट्स पोटेंसी इन सेलेक्ट एरिया हैज़ नॉट रिड्यूस्ड। अभी भी कुछ पॉकेट्स हैं, 41 जिले ही हैं वैसे रेड कॉरिडोर में, बट कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे अभी भी माओइस्ट नक्सलिज्म काफ़ी ज़्यादा है। तो कंप्लीटली इसको रिमूव करने के लिए माओइज्म एज अ फिलॉसफी, एज अ आइडियोलॉजी, इसको डिफीट करना ज़रूरी है। आर्म्ड स्ट्रगल हैज़ फाउंड फ्यू टेकर्स बियॉन्ड सेलेक्ट पॉकेट्स अनटच्ड बाय डेवलपमेंट और लिंकेज विद द वेलफेयर स्टेट। कल हमने देखा ना क्यों होता है, रेजिस्टेंस क्यों आता है? ये इसलिए आता है बिकॉज उस एरिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गया नहीं, पीपल डिप्राइव्ड है, उनका ऑपरेशन हुआ, वो मेन स्ट्रीम नहीं आ पा रहे, तो वो फिर ब्रेन वॉश होते हैं और फिर वो गन्स पिक कर लेते हैं। तो आर्म्ड स्ट्रगल भी अगर आज की डेट में देखें ना, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आर्म्ड स्ट्रगल, टेररिज्म, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके बहुत फ्यू टेकर्स बचे हैं। मेन स्ट्रीम में रहना, गवर्नमेंट में काम करना, दिस इज़ द बेटर स्ट्रैटेजी फॉर ensuring growth and development. Poor people whom they claim to represent seek greater engagement with the electoral and welfare system. तो जो इस एरिया के गांव वाले हैं जिनको ये नेक्सलाइट्स रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो द पॉइंट इज, ये जो लोग हैं अगर इनके पास प्रॉपर इलेक्टोरल, मतलब जो चुनाव है, जो सरकार है, उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन आ जाए, वो खुद ही अपनी सरकार बनाए और वहाँ पे वेलफेयर भी हो, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि नक्सलिज्म बेसिकली क्या है? लैक ऑफ गुड गवर्नेंस के कारण जो रूट्स हैं। तो अगर रूट से हमें नक्सलाइट आइडियोलॉजी को हटाना है तो हमें गुड गवर्नेंस इंश्योर कराना बहुत ज़रूरी है, और इसमें पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन हो, वो खुद ही सरकार बनाए, खुद ऐसे मेन स्ट्रीम में आए, ये एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। ट्राइबल पीपल, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, जो इस सेक्शन, ये सेक्शन है जो पीस को प्रमोट करते हैं, एम्पावरमेंट को प्रमोट करते हैं, गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं, इन लोगों को भी प्रोटेक्शन देना ज़रूरी होता है।
तो अगर हम प्योरली सिक्योरिटी ड्रिवन अप्रोच रखें तो उसमें ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन होता है, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। हमें एक ह्यूमन एंगल भी यहाँ पे प्रेजेंट करना है, सिक्योरिटी भी होना चाहिए और साथ ही साथ जो ह्यूमन फेस है यही केवल दूर कर सकता है एलियनेशन, वरना लोगों से आप दूर होते जाते हो, एलियनेशन होता है। एलियनेशन नहीं करना है, हमें यहाँ पे एनकॉर्पोरेशन करना है, इंक्लूजन करना है, वेलफेयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंश्योर करना है। तो लॉन्ग टर्म में वी आर डूइंग दिस, बट लॉन्ग टर्म में अगर कंप्लीटली हमें टैकल करना है माओइस्ट को, तो पिलर्स स्ट्रैटेजी के यही होने चाहिए, सिक्योरिटी होना है, साथ ही साथ गुड गवर्नेंस, वेलफेयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। देन नो क्लियर विनर, जर्मनी में इलेक्शन हुए, यहाँ प्रोपोर्शनल दिस रिप्रेजेंटेशन चलता है, हमारी तरफ फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं है। अब यहाँ जो आएगा चुनाव, जो पार्टी जीत के आ रही है उसमें भी कोई क्लियर कट विनर दिख नहीं रहा है, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। ये नीट का एडिटोरियल है, मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट ऑफ मेरिट। नीट का अभी क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है कि ये फेवर करती है कुछ इलीट या फिर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट को। ये जो मतलब जिनको इंग्लिश का इतना एक्सपोजर नहीं मिला, लेटेस्ट दिस एक्सपोजर नहीं मिला, अर्बन कोचिंग क्लासेस एट्सेट्रा, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं नीट में, ऐसा आर्ग्यूमेंट है। तो इसमें भी ओवरऑल की डिमांड है। जर्मनी एज ए डेवलपमेंट एक्टर इन पोस्ट मर्कल एरा एंड हो रहा है, लेट अस सी आगे क्या होता है। इस पे अभी जस्ट क्लियर फर्स्ट हैंड कमेंट्री है जर्मन इलेक्शन का, कुछ ही टाइम पे ये सब न्यूज़ सेटल होगा, देन हम इसको देखेंगे। राइट नाउ वी शुड बी नोइंग इस कि जर्मनी में इलेक्शन हुआ है, अभी मर्कल का सक्सेसर आना चाहिए यहाँ पे, लेट अस सी। ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू ग्रीस द व्हील्स ऑफ जस्टिस, ये जस्टिस है, जस्टिस का व्हील है, बट इसमें ग्रीज नहीं लगा है, तो ये बड़ा स्लो चल रहा है, फ्रिक्शन चल रहा है, एफिशिएंट नहीं है, एनर्जी लॉसेस हो रहा है। सो वी नीड टू ग्रीज इट, फ्रिक्शन कम करें, कोऑर्डिनेट बेटर करें। पेंडेंसी ऑफ केसेस कोर्ट में है, तो इसको कैसे डील करें। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। नाउ लुक एट द नंबर, टोटल पेंडिंग केस इतने 449 लाख केस पेंडिंग है अभी कोर्ट में, 23 लाख इंक्रीज हो गए, 23 लाख केवल हाफ साल में। तो ये केसेस कब सॉल्व होंगे। तो कर्नाटका बार काउंसिल में चीफ जस्टिस साहब ने एक कोट किया यूएस के सुप्रीम कोर्ट जज वॉरेन बर्गर का, सी बड़ी अच्छी लाइन है, नोट इट डाउन। द नोशन दैट ऑर्डिनरी पीपल वांट ब्लैक रोब जजेस, वेल ड्रेस्ड लॉयर्स इन फाइन कोर्ट रूम्स एज सेटिंग्स टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट इज इनकरेक्ट। मतलब ये जो है ना कि हमने जुडिशरी को बड़ा इलीट बना रखा है, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश में और ऐसे वेल ड्रेस्ड होंगे, वेल बिहेव, सोफिस्टिकेटेड टाइप के, ऐसा जुडिशरी का इमेज बना दिया है। बट ये इमेज क्या पर्पस सॉल्व करती है? नो, आपको सॉल्व तो ऑर्डिनरी पीपल की प्रॉब्लम करना है ना, तो शो ऑफ में कम ध्यान होना चाहिए, काम पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। पीपल विद प्रॉब्लम लाइक पीपल विद पेन, उनको रिलीफ चाहिए, दे वॉन्ट इट एज क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली एज पॉसिबल। अब हिंदी में दो, इंग्लिश में दो, रीजनल लैंग्वेज में दो, बट जस्टिस दो, डिले मत करो, दिस इज वॉट पीपल वॉन्ट। प्लस इनएक्सपेंसिव लो, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि लाखों सालों सालों तक वो केस लड़ रहा है, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए और क्विक होना चाहिए। तो इसीलिए जुडिशरी का, इंडियन जुडिशरी का ओवरऑल ज़रूरी है। अब इंडियन जुडिशरी में अभी भी हर्डल्स हैं, डिज़ास्टर्स हैं। डिज़ास्टर्स बेसिकली दो हैं यहाँ पे, एक तो वैकेंसी की शॉर्टेज है, नंबर ऑफ जजेस बहुत कम है, उनको तुरंत हम अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते, पेंडिंग बैकलॉग बहुत है, अभी कितने टाइम बाद 9 जजेस बने सुप्रीम कोर्ट में। सो वैकेंसी ऑफ जजेस है, जजेस ज़्यादा होंगे तो केस भी ज़्यादा सॉल्व होंगे। सो पहला प्रायोरिटी होना चाहिए जजेस का नंबर बढ़ाएं, दूसरा होना चाहिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, बिकॉज बहुत सारे जो केसेस होते हैं ना वो ऑटोमेट हो सकते हैं, ऑटोमेट, जैसे कि एक रेगुलर टाइप के ट्रैफिक चालान वाला कोई केस है, लाइक दैट। तो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, और प्लस जो नए जज आ रहे हैं, नए लॉयर्स आ रही हैं, नई जनरेशन आ रही है, तो ये तो टैक्स सेवी भी है, तो क्यों ना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन वगैरह यूज़ करके वर्चुअल हियरिंग करें, टेली लॉ करें। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो हमारे पास शॉर्टेज है जजेस का, इसको ओवरकम किया जा सकता है, स्पीड अप किया जा सकता है जुडिशियल प्रोसेस को, ये भी हमें करना चाहिए। जो रिकमेंडेशन है, जैसे ई फाइलिंग ऑफ पिटिशन हो जाए, एफिडेविट, पेमेंट फ़ी ऑनलाइन कर लो, अल्गोरिदम बेस्ड कंप्यूटराइज लिस्टिंग करो, रोस्टर जो होता है, केस अलोकेशन, जो सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जो जज चीफ जस्टिस होते हैं वो रोस्टर हैंडल करते हैं, केस अलोकेशन हो, एडजर्नमेंट हो, ऑटोमेट करो, हाइब्रिड वर्चुअल हियरिंग करो, हर चीज़ जो मेल या फिर एक
वीडियो कॉल से हो सकती है, उसके लिए बार बार कोर्ट के चक्कर लगाना इज नॉट राइट। फिलिंग जुडिशियल वैकेंसी, चीफ जस्टिस रेस्पॉन्सिबल हो कि वैकेंसी टाइम पे फिल हो, ये सब चीज़ें करना है हमें। तो दो पिलर है, वैकेंसी और दूसरा टेक्नोलॉजी, ताकि स्पीड अप हो हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम। तो कॉन्फ्रेंस में रमन्ना साहब ने यही कहा कि अगर इंडियन जुडिशरी इन सब चीज़ों को देखे तो हम टॉप 10 में आ सकते हैं, और इससे जो जुडिशरी का रोल है, जुडिशरी पे जो इतना फेथ हम दिखाते हैं, वो भी डिलीवर होगा। जस्टिस डिलेड भी नहीं होना चाहिए, जस्टिस हरिड भी नहीं होना चाहिए। इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस में क्या लिखा है कि अगेन नंबर्स आर नॉट एवरीथिंग। सोसाइटी में ना ओवरऑल डेवलपमेंट ज़रूरी होता है। लॉ हो, गवर्नमेंट हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो गवर्नमेंट हो वो विजिबल भी हो। विजिबल मतलब ऐसा नहीं कि जैसे ब्यूरोक्रेसी में भी अक्सर ये चार्ज लगता है कि ब्यूरोक्रेसी मतलब लाट साहब एटीट्यूड, वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं ऑर्डिनरी पीपल के। तो एक्सेसिबिलिटी ज़रूरी होती है। लोअर क्राइम हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, गवर्नेंस बढ़ाओ, हैप्पियर सोसाइटी इससे आएगी। इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ब्यूरोक्रेसी का डिजिटल चैलेंज, यहाँ पे बात है डिजिटल चैलेंज। और डिजिटल चैलेंज ब्यूरोक्रेसी का क्या हो रहा है, इसमें दो मायने हैं। पहला तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी की जो एक इमेज है बाबूगिरी का, या इनएक्सेसिबल है, या बहुत ओपेक है, एनोनिमस है, ये इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। एनोनिमिटी एंड ओपेकनेस हैव ऑलरेडी बीन वाटर डाउन थ्रू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आज की डेट में आरटीआई से जो गवर्नमेंट के वर्क है, वो आप आरटीआई फाइल करके उसका नॉलेज ले सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मतलब ये वर्क अब एनोनिमस और ओपेक तो नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। तो ब्यूरोक्रेसी का एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब बात आती है जो दूसरी प्रॉब्लम है, एक्सेसिबल कैसे बनाएं, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल कैसे बनाएं। तो इसमें एक मुद्दा यहाँ उठाया है, वो है सोशल मीडिया के यूजेज का। जब से सोशल मीडिया आया है, लाइक ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आप देखना बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन, वो बड़े एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में ऑल्दो दे टेल कि दिस इज़ अ पर्सनल अकाउंट, बट मैनी अ टाइम्स पर्सनल और प्रोफेशनल में कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो सोशल मीडिया इन अ वे अच्छा भी है, बिकॉज सोशल मीडिया से क्या होता है, पीपल गेट टू नो, अच्छा ये आईएएस है तो आईएएस ऐसे होते हैं, कैसा काम करते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब चीज़ लोगों को पता चलता है। तो ट्रस्ट डेवलप होता है सिस्टम पे। इससे एक ओपननेस भी आती है, पब्लिक कांटेक्ट कर सकती है। आप देखो, आप किसी भी टॉप ऑफिशियल का अगर उसका ट्विटर हैंडल है, आप उसको डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। तो दिस इज गुड, एक्सेसिबिलिटी मिल गई इतनी ज़्यादा, कांटेक्ट कर सकती है पब्लिक उन्हें। दे कैन सर्व बेटर। सोशल मीडिया से आप देखना, कोविड-19 का क्राइसिस था, तो इतने सारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया लोगों को तुरंत कनेक्ट करने का, जो वरना ऑफिशियल फाइल वे से चलते तो लंबा तरीका होता। बट सोशल मीडिया से क्विक रेमेडी दिया उन्हें, क्विकली सॉल्व किया उनकी प्रॉब्लम्स, तो दे कैन सर्व बेटर। अब इससे ट्रांसपेरेंसी भी है और एक्सेसिबिलिटी है। तो ये तो हो गए बेनिफिट ब्यूरोक्रेसी के सोशल मीडिया में। पर चैलेंजेस क्या है, कई बार आप देखना, अगर ये ब्यूरोक्रेट्स प्रॉपरली ट्रेंड होते नहीं है तो कोई भी फेक न्यूज़ चल रही है वो उसको भी रिट्वीट करने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट ने रिट्वीट किया है तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, तो फेक न्यूज़ भी रियल न्यूज़ बन जाती है, और विच इज़ रॉन्ग। तो ये ट्रैप हो जाते हैं ऐसे फेक न्यूज़ में। कई बार सोशल मीडिया में जो ब्यूरोक्रेट्स एक्टिव हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह, इनका हनी ट्रैपिंग भी होता है, हनी ट्रैपिंग होता है। तो देर आर सो मेनी ट्रैप्स इन सोशल मीडिया। दूसरी, एक साइकोफेंसी की आदत लग जाती है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, तो ये साइकोफेंसी जो होती है ये इनका जजमेंट ब्लर करती है। साइकोफेंसी भी इज़ एन एडिक्शन, ये दोनों को हार्म करती है, जो साइकोफेंसी में है और जिसके लिए साइकोफेंसी हो रही है। तो ये एटीट्यूड र्यून होता है ब्यूरोक्रेट्स का। तीसरी बात, यहाँ इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना चाहिए। इंस्टीट्यूशन जैसे इफ यू आर एन आईएएस, तो आईएएस एज एन इंस्टीट्यूशन, बट इधर पर्सनल ब्रांडिंग भी होने लग जाती है। तो इससे क्या होता है, पर्सनल क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है, पर्सनल बायसेस भी हो सकते हैं। सी, पर्सनली आप क्या बिलीफ सिस्टम है डजेंट मैटर। जब आप उस पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपने अपने नाम पे नाम लिख रखा है, जैसे सोशल मीडिया हैंडल पे ही अपनी अपनी पोस्ट डेजिग्नेशन लिख रखी है, तो पर्सनल बायसेस आप उस डेजिग्नेशन से मिक्स कर रहे हो। तो ऐसा इसीलिए नहीं डिफरेंस हो पाता है पर्सनल और दिस गवर्नमेंट वर्क का, बिकॉज गवर्नमेंट डेजिग्नेशन आपने नाम में लिखा, बट फिर आप बोल रहे हो ये पर्सनल व्यू है। तो चीज़ें ऐसे सेपरेट सेग्रीगेट नहीं होती है।
प्लस अनएथिकल भी हो जाता है सोशल मीडिया ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स में। ऑफिस में वैसे ही इतना वर्कलोड होता है, बट अगर आप वर्कलोड में काम नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हो, एक्टिवली कर रहे हो, तो ये डिफीट है ड्यूटी का, ये अनएथिकल है। Justify it when people who have traveled long distance are waiting outside the office and you are showing that you are busy, but actually you are just doing something on social media, so which is not right. Bureaucrats should use social media to improve public policy. अब वे फॉरवर्ड क्या हो, सोशल मीडिया को कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। ये होना चाहिए कि एक प्रॉपर गाइडलाइन हो, ग्रूम करें कि कैसे कंडक्ट करना है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सोशल मीडिया में। इफ दे डोंट यूज सोशल मीडिया अप्रोप्रिएटली, देयर रोल एज इंडिपेंडेंट एडवाइजर स्टैंड्स थ्रेटन्ड। तो फिर ये बायसनेस उनके काम में भी आ जाएगी और वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल नहीं हो पाएंगे, तो ब्यूरोक्रेसी डिफीट होगी। तो सोशल मीडिया का भी यूज़ होना चाहिए, मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, और एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए। जैसे फौज में गाइडलाइन होती है, इफ़ यू आर लाइक ऑफिसर, तो आप मतलब यूनिफॉर्म में अपने गन्स, वेपन्स, इन सब के साथ सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी एक गाइडलाइन ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी होनी चाहिए। सोशल मीडिया, गवर्नमेंट, नॉट ओनली ब्यूरोक्रेट, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की क्या एक प्रॉपर कंडक्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो ये क्वेश्चन है, सोशल मीडिया इन गवर्नमेंट, बेनिफिट्स, चैलेंजेस एंड हाउ इट शुड बी यूज, डिस्कस। बड़ा अच्छा सवाल है। प्रिपेयर योर ओपिनियन, डेवलप योर ओपिनियन, बिकॉज ये ओपिनियन बड़ा मायने रखेगा आने वाले टाइम पे कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे किया जाए, इसका बेनिफिट क्या है, चैलेंजेस क्या है, और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। डिस्कस, प्रेजेंट योर थॉट्स। Then breathing in unhealthy air. Air pollution is the truth. Breathing in unhealthy air. पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और सारे शहर में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स भी पढ़ा है, AQI। सफ़र जो है उसके बारे में भी हमने पढ़ा है, सफ़र। दिल्ली वगैरह में हम रिन्यूएबल्स, CNG वगैरह पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो। ये जो पॉल्यूशन है, जैसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, छोटे छोटे महीन पार्टिकल्स हैं, PM 2.5, 24 आवर मीन। PM TM 10 थोड़े और बड़े पार्टिकल हैं, पार्टिकुलेट मैटर 10। तो अभी हाल ही में WHO ने एक रिवाइज्ड गाइडलाइन निकाला कि स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए पार्टिकुलेट्स का कॉन्सेंट्रेशन। तो जो 2005 की गाइडलाइन थी ना, उससे भी एक स्ट्रिंजेंट अभी प्रेजेंट फॉर्मेट आया है स्टैंडर्ड, कि 2005 में जैसे 10 था, अब 5 हो गया, 25 था, 15, 25, 15, 50, 45। तो अभी और स्ट्रिंजेंट हो गया है एयर क्वालिटी का पैरामीटर। बट इंडिया में जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं वो तो 2005 की गाइडलाइन से ही बहुत ज़्यादा दिस लीनियंट था। हम अभी 2005 के स्टैंडर्ड पे भी नहीं है। तो द पॉइंट इज वी नीड टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग दिस एयर क्वालिटी। लॉकडाउन स्लोड ग्रीन एनर्जी पुश। अब एक प्रॉब्लम और भी हो गया, ग्रीन एनर्जी मतलब हम रिन्यूएबल्स की तरफ फोकस कर रहे थे। लॉकडाउन हुआ तो ग्रीन एनर्जी का जो फोकस था उसमें भी लैक्स आ गया है, वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। इंक्रीज्ड कैपेसिटी शुड हैव मेट डिमांड सर्ज आफ्टर इकोनॉमिक रीओपनिंग। इकोनॉमी रीओपन हो रही है, डिमांड बढ़ेगी, एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, तो एनर्जी के ऑल्टरनेटिव्स हमें वर्क करना ज़रूरी है स्पीड से। जैसे सोलर एनर्जी का टारगेट 100 गीगावाट है, अभी तक 43 हुआ। विंड का 60 है, 39। स्मॉल हाइड्रो का 5 है, 4.79। बायो का 10 है, तो ये हमने अचीव कर लिया है। बट स्टिल ओवरऑल मच इज़ डिज़ायर्ड। अभी हम और इसमें एम्फेसाइज कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी पुश में। अब ये जो टॉपिक्स आते हैं ना, जब भी ग्रीन एनर्जी जैसा कुछ आए, इसमें एक तो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन आना ही आना चाहिए। दूसरा जो SDG है उससे रिलेटेड आना चाहिए। इंडिया जैसे ई-व्हीकल, CNG, फ्यूल, बायोफ्यूल्स, इन पे एम्फेसाइज कर रहा है, ये प्रेजेंट होना चाहिए। सोलर एनर्जी जब भी हो तो आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंशन करना है, बिकॉज ये इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करना है। प्लस दो तीन आपको नाम याद होने चाहिए। सोलर एनर्जी का बड़ा प्लांट कौन सा है, विंड एनर्जी के 2-3 एग्जाम्पल, स्मॉल हाइड्रो, बायो। जब अपन एग्जाम्पल्स लिखते हैं ना, बताते हैं, तो हमारे में ऑथेंटिसिटी बड़ी आ जाती है। जैसे सोलर एनर्जी हमने बता दिया, जैसे अभी यहाँ रीवा अल्ट्रा मेगा दिस सोलर पैनल प्लांट बना यहाँ पे, तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट। विंड एनर्जी इंडिया के किस पार्ट में है, आपको मैप बनाना भी तुरंत आना चाहिए। इंडिया का मैप बनाओ, जैसे विंड इस जोन में बहुत है, इस टाइप से। साइड बायो एनर्जी का पोटेंशियल क्या है। जो विजुअल्स होते हैं ना, प्रेजेंटेशन आंसर राइटिंग में बड़े मायने रखते हैं। आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन कैसा है, किस तरीके से आपको जो बताना है वो कम शब्दों में आप क्विकली बता पा रहे हो, तो वर्क ऑन दिस। प्रेजेंटेशन मैटर करता है।
एग्जाम्पल्स मैटर करते हैं, डायग्राम फ्लो चार्ट मैटर करता है, वर्क ऑन इट। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इसका डिसोल्यूशन हो रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑर्डर बता दिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब आयुध, तो आयुध फैक्ट्री का अभी बजट में बोला था कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा, तो अभी उसी का ये फॉलोअप है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया है डिसोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 1 अक्टूबर से। एसेट्स एम्प्लॉय मैनेजमेंट वुड बी ट्रांसफर टू 7 न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और इससे एंड होगा ओएफबी का। 1775 की है, अराउंड 41 ओएफबीज थी, ये अब बन जाएगी 7 फुली गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेट एंटिटीज में। सो दिस इज ओएफबी डिसोल्यूशन। डबल डिजिट ग्रोथ लाइकली है दिस ईयर एंड नेक्स्ट। संजीव सान्याल प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं आप। क्रिमिनल डिफेमेशन केस अगेंस्ट दिस, और पंजाब पॉलिटिकल क्राइसिस, दिस इज इंडिया हैज़ क्रिएटेड जॉब्स ड्यूरिंग पैंडमिक, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। स्कूल्स ओपन हो रहे हैं बट ग्रेजुअली ओपन करना चाहिए। एज 12 एंड अबव प्रायोरिटाइज फॉर वैक्सीनेशन ओवर दोज यंगर। वैक्सीनेशन भी दो और ग्रेजुअली स्कूल्स ओपन करो, ज़्यादा टाइम तक स्कूल्स को हम बंद नहीं रख सकते हैं। दिस इज़ टनल, जोजिला टनल जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अभी काफ़ी वर्क चल रहा है दिस इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का। वैसे ही एक है जेड मोर टनल, ये डेवलप हो रही है सोनमार्ग में। इससे क्या होगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगा श्रीनगर में टू रिमेन ओपन टू टूरिस्ट ऑल ईयर राउंड। 3.5 आवर का ट्रैवल होगा श्रीनगर और लद्दाख में। टनल रिड्यूस हो जाएगी, अभी 3.5 घंटे का है, ये 15 मिनट का इसका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। गुड, तो ये सब वर्क चल रहा है। ये जेड मोर टनल है, अभी इनॉग्रेट कम्प्लीटली हो जाएगा तब हम इसको देखेंगे। ये जोजिला है। ओके, सो दीज आर टनल्स। टनल्स का ना एक ये भी व्यू पॉइंट हमें देखना चाहिए। हम माउंटेन्स वगैरह में टनल्स बना तो देते हैं, बट क्या ये उसकी स्ट्रेंथ को, जो माउंटेन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, इसको हम नेचर के साथ दिस रिस्क तो नहीं ले रहे हैं, बिकॉज माउंटेन्स में लैंडस्लाइड्स भी बहुत आ रहे हैं। तो ये भी एक मायना है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन माउंटेनियस रीजन्स। इस टाइप की टनल, इंटीग्रिटी ऑफ दिस एंटायर स्लोप वगैरह कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है। ऑल्दो इंजीनियरिंग हम इसमें पूरे मेजर्स लेते हैं, बट अगेन हमने देखा है नेचर इज सुप्रीम, सो अगेन वी नीड टू हैव दिस न्यू डिटर्मिनिज्म। सेबी ने क्लियर किया नॉर्म्स फॉर गोल्ड एक्सचेंज, और ये बैंक रिकैपिटलाइजेशन की बात है। डोंट कॉम्प्रोमाइज डेटा प्राइवेसी इन फिनटेक। फिनटेक क्या होता है, फाइनेंशियल टेक कंपनीज, जैसे गूगल पे वगैरह आ रही हैं, फिनटेक। तो यहाँ पे इनके पास आपका सारा फाइनेंस का डेटा है, तो डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए। डिजिटल पेमेंट, फिनटेक फर्म्स कैन चेक डिजिटल फ्रॉड, आरबीआई ने कहा। पीएलआई अब इधर भी यूपी दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, मसाला स्पाइसेस में, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। ओके, पीएलआई की जो है ना डेटा ऐड होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये भी अपडेटेड लिस्ट देखना है। ईरान क्रॉस्ड ऑल रेड लाइंस, ये इजराइल प्राइम मिनिस्टर दिस नफ्ताली बेनेट ने कहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीपैक में लाने की बात कर रहा है। बाइडन रिमार्क्स ऑन इंडियन प्रेस, चाइना ने नए ड्रोन्स और जेट्स अभी शो किए। चाइना का फोरे इन दिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। अ रूरल नेट प्रोजेक्ट लेग्स, आईटी मिनिस्ट्री ने कहा। भारत इंफ्रा और इंटरनेट पेनिट्रेशन हर पंचायत में, हर रूरल एरिया में, हर ग्रामीण एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, BBNL, ये मिनिस्ट्री है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर है। इसमें हमें क्या करना है, कॉमन सर्विस सेंटर्स वगैरह हर ग्रामीण एरिया में प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कियोस्क वगैरह होते हैं ना, गवर्नमेंट सर्विसेज, ताकि डिलीवर हो पाए इंटरनेट प्रेजेंस। देन सो ये फ्रंट पेज है, दिस इज देशभक्ति करिकुलम। बर्ड्स आई व्यू, इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, बर्ड्स आई का मतलब क्या होता है, टेल बर्ड्स आई व्यू। ये 60 स्पीशीज आइडेंटिफाई हुई है। अरावली भी बहुत इंपॉर्टेंट हिल है, पूरा एरिया अरावली जोन, हरियाणा में फर्स्ट बटरफ्लाई सर्वे हुआ है, रेयरली साइटेड बटरफ्लाई। यूपीएससी का सवाल है, महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई क्या है। देन ऑलमोस्ट 25% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो गई है, गुड। नोबडी इज अगेंस्ट इंग्लिश। सी, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, बट इंग्लिश इज नॉट लाइक कि मस्ट हैव चीज है, नो, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, it's a medium. Nobody is against English. We want to ensure language does not become a barrier to talent.
टैलेंट है ना, तो वो लैंग्वेज बैरियर नहीं बनना चाहिए। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका ये मैंडेट है। तभी हम बात कर रहे हैं रीजनल लैंग्वेज को भी प्रमोट करना है। वर्नाक्यूलर है वो लोकल रीजनल लैंग्वेज में प्रोवाइड करें लैंग्वेज। तालिबान इशू नो शेव ऑर्डर फॉर दिस इज़ तालिबान। एंड यहाँ पे स्वीडिश पुलिस है, दिस इज़ तालिबान चांसलर। पाकिस्तान, WHO, कॉन्गो, चाइना, बैकलैश ओवर गवर्नमेंट मूव टू रिस्ट्रिक्ट दिस। एडिटोरियल, एनलार्जिंग अ विंडो, यहाँ बात है जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स प्रेजेंट इंडिया विद अपॉर्चुनिटीज़ दैट आउटवे रिस्क। जैसे हम जो अभी ऑकस आया ना, ऑकस में भी अगर फॉरेन सेक्रेटरी साहब का स्टेटमेंट देखें तो आउटराइटली हमने इसको रिजेक्ट नहीं किया है या ऐसे रेड फ्लैग्स नहीं दिखाए। इनफैक्ट हम ये देख रहे हैं कि जो ऑकस है वो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है क्वाड को। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे अपनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस दिखा रही है। तो यही चीज़ होता है इंटरनेट रिलेशंस में, दिस इंटरनेशनल रिलेशंस में, फॉरेन रिलेशंस में कंट्रीज़ क्या होती है, इंडिपेंडेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश करती है। जैसे यूएसए इंडिया के साथ भी कोलैब कर रहा है, यूएसए ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कोलैब कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इंडिया को भी अपने जो जियो स्ट्रैटेजिक कार्ड्स हैं खुद के इंटरेस्ट के लिए वो अकॉर्डिंगली प्ले करने चाहिए। दिस इज़ द क्लिक अवे। ये बात है डिजिटल हेल्थ मिशन जो कल हमने पढ़ा था। चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, प्राइवेसी, डॉक्टर शॉर्टेज, ये सी चीज़ें अब एड्रेस हो जाएगी। बिकॉज टेली मेडिसिन से एक डॉक्टर कितने सारे पेशेंट्स देख सकता है। जो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल अगर पेशेंट का ट्रांसफ़र है तो उसका रिकॉर्ड भी उसके साथ कैरी कर रहा है, तो इससे कन्वीनियंस कितनी ज़्यादा हो जाएगी। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होगा, पेशेंट्स डायरेक्टली डील कर सकते हैं और हर चीज़ का डेटा रिकॉर्ड बन रहा है। तो इससे क्या होगा, जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो भी चेक हो जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी का गुड यूज़ हो रहा है। तो जुडिशरी में भी ऐसा ही कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की ज़रूरत है। दिस इज़ लेबर, अटलांटिक नीनो इफेक्ट, मॉनसून, दिस रेनफॉल डेफिसिट। कल जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक में ये बताया था क्लाइमेट चेंज के कारण जो स्पेटियल और टेम्पोरल वेरिएशन है रेनफॉल का, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। अब बात ये आती है कि IMD प्रेडिक्शन करता है। IMD ने प्रेडिक्शन किया इस बार नॉर्मल या सरप्लस रेन्स होगा। बट अब इस प्रेडिक्शन में ना निटी-ग्रिटीज़ मतलब फाइन डिटेल्स नहीं होते कि ओवरऑल जैसे सितंबर में बहुत बारिश हो गई तो ओवरऑल जो कोटा था वो तो फुल हो गया, बट ये जो रेन हुआ ये इतना फ्रूटफुल हुआ क्या खरीफ क्रॉप के लिए। इनफैक्ट सितंबर रेन से फ्लडिंग हो रही है, तो ये भी एक चीज़ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो रेनफॉल है, मानसून है, उसका प्रिडिक्शन बेटर हो। अब IMD को भी आउटराइटली हम ऐसे नहीं बोल सकते। IMD अपना जो डेटा है, प्रोसीजर है, उससे रिजल्ट्स दिए। जो मॉनसून है ना, एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसमें हमेशा एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कल जैसे हमने पढ़ा था ना, फ्यूअर लो प्रेशर सिस्टम बने, तो अगर फ्यू लो प्रेशर सिस्टम ज़्यादा बनते तो मॉनसून अच्छा आता, बट ये कम बने तो इससे मॉनसून नेगेटिव हुआ। मॉनसून प्रो मतलब लो प्रेशर एरिया कम हुआ तो इससे मॉनसून नेगेटिव हुआ। वेस्टर्न पैसिफिक टाइफून्स यूजुअली मॉनसून को हेल्प करते हैं, इस बार आए ही नहीं तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल था इस बार। नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल होता है तो मॉनसून नेगेटिव हो जाता है, वीक हो जाता है। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल में मॉनसून पॉजिटिव ज़्यादा आ जाता है, तो ये भी फैक्टर अगेंस्ट हुआ। ऑफशोर ट्रो था, ये भी अगेंस्ट में गया। और मेडन जूलियन ऑसिलेशन मतलब क्लाउड्स जो ऐसे टूवर्ड्स दिस इक्वेटर में ट्रैवल करते हैं ईस्ट, वो भी नहीं आए। तो टोटैलिटी में इस बार मॉनसून ऑल्दो ओवरऑल डेफिसिट फिल हो जाएगा, बट वो डिलीवर नहीं कर पाया मॉनसून जो उसको डिलीवर करना है, डिलीवर इन सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ। इनफैक्ट जो फ्लड्स हैं इससे सोशो इकोनॉमिक हैम्पर हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस इज लर्निंग फ्रॉम द फार्मर्स। 10 मंथ है, टेनेशियस मूवमेंट है। अब ये भी एक चीज़ है, फार्मर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, द पॉइंट इज यहाँ पे डायलॉग्स होने चाहिए। फार्मर्स के जो कंसर्न्स हैं, एप्रीहेंशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, द पॉइंट इज देयर हैज़ टू बी सम डायलॉग और ये प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस सॉल्व किए जाए। बिकॉज जो फार्मर है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर कम्युनिटी है तभी हमारे पास फूड सिक्योरिटी है, तो वी कैन नॉट इग्नोर देम जस्ट लाइक दैट। जो भी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्यूशन हैज़ टू बी देयर। ये डिजिटल हेल्थ ID एंड यू है, इसमें जो अभी तक हमने बात किया है उसी को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में दिया है कि एक यूनिक हेल्थ ID होगा 14 डिजिट नंबर का। जैसे आधार होता है, आधार पर 14 नहीं होता, आधार कितने डिजिट का होता है आंसर, तो ये 14 डिजिट नंबर का होगा यूनिक ID। यूनिकली हर पेशेंट रिकॉर्ड हो पाएगा, इसमें आइडेंटिफाई होगा
ऑथेंटिकेट होगा, उसका रिकॉर्ड होगा, कंसेंट के थ्रू ये शेयर भी किया जा सकता है। तो पहली बात क्या हुई, 14 डिजिट का एक यूनिक आईडी होगा डिजिटल प्लान में। ये जो होगा इसमें एक कंसेंट मैनेजर भी होगा ताकि आपका जो प्राइवेसी है वो मेंटेन किया जा सके, और ये डेटा बिटवीन हॉस्पिटल्स या मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडर शेयर भी हो पाएगा, बट अगेन आफ्टर योर कंसेंट। रजिस्टर करने के लिए पैन की ज़रूरत नहीं है, आधार मैंडेटरी नहीं है ना, और आईडी गवर्नमेंट आईडी वगैरह से आप कर सकते हो। व्हाट डज़ वन नीड, ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाके फीचर दिया हुआ है, आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड कुछ भी दे सकते हो, आधार इज़ नॉट मैंडेटरी, बट आपको नेम, ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ देना पड़ेगा। देन आधार ज़रूरी नहीं है, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड सिक्योर होगा, एग्जिट का भी ऑप्शन है, इफ़ यू वांट कि आपका डेटा इरेज किया जाए यू कैन डू दैट। बेनिफिशियरीज को क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी और क्विक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो पाएगा। रोल आउट अभी क्विकली होगा। अभी NDHM सैंडबॉक्स आर्किटेक्चर दैट अलाउड प्राइवेट प्लेयर्स टू बी पार्ट ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम हेल्थ इंफॉर्मेशन यूज़र। तो अभी एक पोर्टल भी बनाया है। अभी एक्चुअली क्या होगा, इसका ट्रायल्स होगा बहुत ज़्यादा, प्राइवेट सेक्टर को भी टेक्नोलॉजी एंड ऑल से फैमिलियर कराया जाएगा, देन फिर लेटर स्टेजेस पे रोल आउट होगा। सिग्निफिकेंट है, ये गेम चेंजर हो सकता है दिस हेल्थ सर्विसेज में इंडिया में। लेट अस सी, ऑप्टिमिस्टिक। एंटी डिफेक्शन लॉ है, इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर पे लगता है कि नहीं लगता है, आंसर डिस्क्वालिफिकेशन। डिफेक्शन मतलब आपने इंडिपेंडेंटली चुनाव जीता, फिर आप किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो, तो क्या डिफेक्शन लगेगा, आंसर। कश्मीर टू लद्दाख ये सारी रोड्स बन रही है। टनल्स, देन सेबी ने कहा दिस गोल्ड ट्रेडिंग एंड मोबिलिटी रिजम्पशन इंडेक्स, मोबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। देन फाइनेंस मिनिस्टर बैट्स फॉर सोशल प्रोटेक्शन एट यूनाइटेड नेशंस मीट। तो ये तो था इंडियन एक्सप्रेस। अब हम क्विकली एक एशियान की कंट्रीज देख लेते हैं। एशियान की मैपिंग इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं। ये है हमारा इंडिया। इंडिया से जो बॉर्डर शेयर करता है इमीडिएटली वो है म्यांमार। तो इंडिया के तुरंत बाद क्या आया, म्यांमार। म्यांमार के तुरंत बाद क्या आता है, दिस इज थाईलैंड। थाईलैंड ऐसे पूरा नीचे तक जा रहा है, यहाँ तक, दिस इज थाईलैंड। देन थाईलैंड के बाद स्टार्ट होता है दिस इज मलेशिया। मलेशिया भी ऐसे जा रहा है, और ये जो टिप पे है सिंगापुर, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का आ गई। तो ये पूरा रोड से अपन ऐसे यहाँ तक जा सकते हैं सिंगापुर तक, दिस इज सिंगापुर। फिर आ जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वाटर, और फिर ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं दीज आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया। तो इसमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जावा, सुमात्रा एट्सेट्रा। अब ये जो है ये बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, और ब्रुनाई दारुस्सलाम भी है। ये ऊपर ब्रुनाई, फिर मलेशिया, फिर इंडोनेशिया, तो दिस इज बोर्नियो आइलैंड। फिर यहाँ पे आता है फिलीपींस, मनीला, और यहाँ तक हम आ गए थे थाईलैंड तक। थाईलैंड के बाद नेक्स्ट है लाओस, दिस इज लाओस। अब लाओस क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, लाओस लैंडलॉक्ड है, सी ओपनिंग नहीं है। फिर इसके बाद आ जाता है वियतनाम। तो हम वियतनाम तक भी बाय रोड नॉर्थ ईस्ट से ऐसे जा सकते हैं वियतनाम तक। तो वियतनाम टुवर्ड्स दिस कोस्टल, फिर दिस इज, अच्छा बीच में ये कंबोडिया भी है, कंबोडिया। तो वियतनाम, कंबोडिया एंड दिस इज लाओस। फिर ये है थाईलैंड, और दिस इज म्यांमार, और फिर ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो दीज आर 10 नेशंस जो बनाते हैं 10 नेशंस ऑफ एशियान। ऑलराइट, सो अगेन इसमें सवाल ये आया है कि नॉर्थ टू साउथ कुछ सिटीज़ बता देंगे, आप इनकी कैपिटल्स भी बताओ, लाइक मलेशिया की कैपिटल ब्रुनाई, फिलीपींस की कैपिटल मनीला, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और सिंगापुर कैपिटल। और इनका आ जाता है नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कैसे किया है, अक्सर ऐसे मैपिंग में सवाल आए। तो दिस इज एशियान। ये सी सेट है, बड़ा आसान है। HCF निकाल लेते हैं, बिकॉज 6 और 5 दो नंबर से रिमाइंडर मिल रहा है, लीव्स रिमाइंडर 6 and 5, तो दोनों में से 1656 माइनस 6 और 2037 माइनस 5, इससे 5 इससे 6 रेस्पेक्टिवली लिखा था। तो ये दो नंबर आ गए, इनका HCF निकालो, 127 इज द आंसर। अब यहाँ पे दो नंबर A एंड B है, A प्लस बी इतना दिया है, A भी इतना दिया है, रेसिप्रोकल 1/A 1/B क्या होता है, A प्लस बी AB, A प्लस बी इज दिस, AB is this, put the value 11/120। कोप्राइम वो होता है जो 1 और सेल्फ दैट नंबर, दैट इज कोप्राइम। तो HCF ऑफ कोप्राइम नंबर क्या होगा, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोप्राइम का होता है 1, और फॉर्मूला पता है LCM HCF इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है 117, HCF हो गया 1, तो LCM हो गया अभी 117।
सम ऑफ ऑल 2-digit numbers divisible by 5 क्या होंगे? आंसर. On dividing 2272 as well as 875 by 3-digit number n, we get the same remainder. So the sum of the digit of n क्या है? Sum of the digits of n क्या होगा? A number when divided by 296 leaves 75 as remainder. When the same number is divided by 37, the remainder will be what? Remainder will be what? Okay, so these are 3 questions for today. ये solutions हैं, ये ASEAN है, ICMR है, road tunnels. This is about unhealthy air. आइडेंटिफाई करिए सोशल मीडिया और ब्यूरोक्रेसी, मतलब सोशल मीडिया और गवर्नमेंट, चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, वे फॉरवर्ड क्या होगा, एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन ऑन फ्लड्स. So this is 29th of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.